नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों के संबंध में कर रहे समीक्षा बैठक। आपको बता दें, बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक अनिल नौटियाल, तो वहीं भोपाल राम टंटा भी उपस्थित रहे। आपको बता दें, समीक्षा के बाद सीएम ने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो आपको बता दें, सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है जहां नंदा देवी राजजात यात्रा पर यह बैठक की गई है। तो वहीं बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री और विधायक भी शामिल हुए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश भर में पर्यटन को बढ़ावा देने का काम कर रही है, तो वहीं तराई पश्चिम वन प्रभाग की फोटो जोन को इको टूरिज्म जोन बनाने के बाद यहां दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, और जंगल सफारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। तो वहीं फोटो टूरिस्ट जोन पर्यटकों के लिए जंगल सफारी का एक नया केंद्र बनता जा रहा है। तो वही आपको बता दें, तराई पश्चिम वन प्रभाग का फोटो जोन को इको टूरिज्म जोन बनाने के बाद यहां पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है और देश के दूर दराज से पर्यटक यहां पहुंचकर जंगल की सफारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पर्यटकों को सफारी के दौरान अन्य जीवों के खूब दीदार भी हो रहे हैं। तो आपको बता दें, फोटो सफारी के दौरान पर्यटकों को हाथी, टाइगर, हिरन, भालू और लेपर्ड जैसे वन जीव दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह है। तो वहीं वन जीवों के साथ साथ रेंज में बने ट्री हाउस भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो आपको बता दें, फोटो इको टूरिज्म जोन पहुंच रहे हैं पर्यटक, जहां फोटो जोन जंगल सफारी का नया केंद्र बना है। तो वहीं ट्री हाउस बने लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। का जो भी बंदोबस्त है बहुत ही बढ़िया है। हॉस्पिटैलिटी, इसका फूड स्टैंडर्ड और जो भी इन्होंने बंदोबस्त किया था बहुत ही अच्छा था। हाथी का झुंड मिला था कल शाम को। आज सुबह हम निकले थे, हमें बहुत उम्मीद था कि हम कम से कम टाइगर भी देख पाएंगे, बट फ़िलहाल वो नहीं हो पाया। बट हम जो एरिया में गए उस हर जगह में हमें बहुत सारे जंगली जानवर देखने को मिला। उसमें आपका वाइल्ड बोर था। देखिए, आपको फाटों का तो आपको जानकारी होगी। अब तक हम जो अगर हम जब से शुरू हुआ है, हमारा 21-22 से शुरू हुआ था, ये दिसंबर 21 से शुरू हो गया था, और आज से लेकर के अगर पिछले जनवरी तक अगर हम देखें तो हमारे पास फिगर है कि लगभग 2,71,000 टूरिस्ट हमारे फाटो जोन में आ चुके हैं, जो कि मतलब वो जो डे विजिट वाले हैं। इसके अलावा पिछले साल से ही हमने अपना वहाँ नाइट स्टे भी शुरू किया है। नाइट स्टे का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। नाइट स्टे में भी हमारे पास 15 कमरे हैं वहाँ पर, और 15 कमरे अधिकतर समय हमारे पास 40%, 50%, 60% जो है हमारा लगातार फुल चलता है और काफ़ी डिमांड में है। तो इसलिए हमारे पास टूरिस्ट के जो फुटफॉल है वो उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी अब हमारा प्रयास ये है कि जो भी हमारे पास टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, टूरिस्ट लगातार आ रहे हैं क्योंकि उनको लगातार यहाँ पे साइटिंग होती है। और जो जो जंगल है हमारा, जो जंगल के अंदर जो हमने उनके रहने की जो व्यवस्था की है टूरिस्ट के, वो बहुत उच्च स्तर की है। तो अब हमारे पास टूरिस्ट को लाने के लिए हमको कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हमारा ध्यान है कि हम जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं, जो चाहे वो डे सफारी में आए या नाइट स्टे में आए, उनको सभी के लिए हमको अंदर हम अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे पाएँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां देहरादून के दून कॉम्प्लेक्स में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय सदस्यता सम्मेलन में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तो वही कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगीत के साथ हुई। तो आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने बीजेपी के संघर्ष में सफर को विस्तार से बताया। तो वही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है। तो आगे बढ़ेंगे जहां बीजेपी के स्थापना दिवस के बाद से ही बीजेपी ने प्रदेश में कई अभियान चलाए हैं, जिसके तहत 3 दिन का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आपको बता दें, गांव चलो अभियान के तहत उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक
तो वहीं मंत्री ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक जाकर जनता से संवाद करेंगे और वहां सरकार के कामों की चर्चा करेंगे। साथ ही वहां की समस्याओं के बारे में सरकार तक बात पहुंचे का काम करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है जो इसके लाभार्थी हैं। उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी के स्थापना दिवस पर यह अभियान 3 दिन का चलाया गया है। जहां इस 3 दिन के कार्यक्रम का आयोजन होगा तो वहीं पहाड़ी क्षेत्र का बीजेपी के नेता करेंगे दौरा। लगभग देखिए, पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 13 तारीख तक हमने कार्यक्रम की रचना बनाई थी। उसके तहत 10, 11, 12 ये 3 दिन हम लोग प्रत्येक मंडल का पदाधिकारी से लेकर ऊपर राष्ट्रीय पदाधिकारी तक किसी एक बूथ पर जाएंगे, एक गांव में जाएंगे और 8 घंटे का समय गांव में रहेंगे। उसके अलग अलग अहम के कार्यक्रम रखे हुए हैं, जहाँ हम वहाँ पर अपने बूथ कमेटी की टोली से बातचीत करेंगे, वही वहाँ की समस्याओं को भी सुनेंगे, क्योंकि सत्ता में है तो समस्याएं जो सरकार तक पहुँचानी है उसको हम पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ हमारे जो प्राथमिक सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य घर पर झंडा लगे, उसके कुछ वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता है, जनसंघ के कालखंड कार्यकर्ता है, उनके घरों पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। ऐसे की वोटर्स होते हैं बूथ पर, उनके साथ भी मिलना, जो सामाजिक वर्ग के भिन्न जो लीडरशिप है, ऐसे सब लोगों से मिलने का काम करेंगे। और आगामी दिनों के अंदर मोदी जी के संदेश को लेकर उनके बीच में जाने वाले हैं। और उनकी पंचायत का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां 2027 के लिए कांग्रेस ने शुरू की है तैयारी, तो वहीं संगठन को मजबूत बनाने के लिए होंगे काम। अहमदाबाद से लौटने के बाद ऊर्जावान दिख रहे कांग्रेसी, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष का 3 साल का कार्यकाल हुआ है पूरा। तो बता दें, देहरादून से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2027 के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जहां संगठन को मजबूत बनाने के लिए यह काम किया जाएगा, तो वहीं अहमदाबाद से लौटने के बाद ऊर्जावान दिख रहे हैं कांग्रेसी। आपको बता दें, जहां प्रदेश अध्यक्ष का 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन से सहयोग की बात कही है, जिसको लेकर अब कांग्रेस गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जिसको कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की नजर अब चारधाम मार्ग पर छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले स्थानीय लोगों पर है। जो लोग यात्रा मार्ग पर अपना छोटा सा ठिया लगाकर स्थानीय उत्पाद और खाने पीने की जरूरत का सामान रखते हैं, उनसे अपनी आजीविका चलती है और वह चारधाम यात्रा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नजर उनके छोटे व्यवसायों पर है। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी माइनॉरिटी के लोगों पर यहाँ जाने के लिए रोक लगा रही है। तो 50% से ज्यादा लोग यहाँ घोड़े खच्चर चलाने का काम करते हैं। ऐसे में शायद इन घोड़े खच्चर वाले पर भी अब बीजेपी के कार्यकर्ता मनमर्जी चलाना चाहते हैं। आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर सियासत तेज हो गई, जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि छोटे व्यवसाय पर बुरी नजर है बीजेपी की। जो कहती है उसका उल्टा करते, खासकर बीजेपी की सरकार। अब ये इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता मोर्चा संभालेंगे। मुझे लग रहा है जो लोकल के लोग छोटे छोटे खुमचे लगा के मैगी, चाय इत्यादि बांटते थे, पकौड़ी बांटते थे, इनके कार्यकर्ताओं की नजर अब उन खुमचों पर और उन दुकानों पर भी आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। और पहले माइनॉरिटी को वहां जाने से मना कर रहे हैं, तो 50% से ज्यादा खच्चर और घोड़े तो माइनॉरिटी के हैं। शायद उन घोड़ों खच्चरों को चलाने का काम भी बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। खबर रुड़की से है, जहां कपिल कुमार त्यागी को आरएलडी के महानगर अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि वह उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ किसानों के हितों के लिए काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी एक सुलझे हुए नेता हैं और उनके नेतृत्व में वह उत्तराखंड के किसानों की रक्षा के लिए सदा मौजूद रहेंगे और जल्द ही पूरी कमेटी का गठन भी करेंगे। आपको बता दें, खबर रुड़की से है, जहां आरएलडी के महानगर अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले तो मैं जो है प्रदेश अध्यक्ष जी का अपना धन्यवाद करता हूं और प्रदेश कार्यकारिणी का भी सबका मैं दिल से आभार करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा
कि महानगर अध्यक्ष का पद दे करके पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया। क्या समझते हैं कि किसानों को कितनी जरूरत थी आरएलडी की? देखिए, आरएलडी जो है ये किसानों की पार्टी है, एक मजदूरों की पार्टी है, और हमारा जो इस पार्टी के द्वारा एक संकल्प है वो यही है कि किसानों को उनका हक दिलाया जाए और मजदूरों को उनकी मजदूरी का हक दिलाया जाए। तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के प्रवेश द्वार खुलने के साथ शुरू होगी। तो वहीं हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र मार्ग पर जाते हैं। तो आपको बता दें, इसमें 4 तीर्थ स्थल शामिल है, जहां गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इसमें शामिल है। तो वहीं केदारनाथ से पूर्व दिवंगत विधायिका शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत ने कहा है कि उनकी मां अपने क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान की और विशेष ध्यान रखती हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले कार्यभार ग्रहण करने के बाद जब केदारनाथ यात्रा शुरू हुई तो उन्होंने केदारनाथ मार्ग पर महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं से जगह जगह टेंट लगवाया। साथ ही साथ नींबू पानी और अन्य दुकान लगवाकर उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया। आगे उन्होंने कहा कि इस प्रकार से लगातार 2 से 3 साल उनकी माताजी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही थी, जिससे प्रत्येक साल यात्रा समाप्त होने तक महिलाएं लाखों रुपए कमा लेती थी। मेरी माताजी दिवंगत श्रीमती शैला रानी रावत ने जब 3 साल पहले अपना कार्यभार ग्रहण किया था, तो उन्होंने हमेशा से ही, वो खुद भी एक महिला थी और महिलाओं के लिए ही उन्होंने ये चीज बनाई थी कि आप केदारनाथ में जाके अपना टेंट खोल सकते हैं या अपना कोई व्यवसाय खोल सकते हैं। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है ये बोलते हुए कि उस साल महिलाओं ने वहां से लाखों रुपए की अपनी आय जुटाई और 2 साल यात्रा में बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे वो एक छोटा नींबू पानी बेचने वाला हो या घोड़े खच्चर चलाने वाले हो, हर तरीके से लोग केदारनाथ यात्रा में बहुत अपना अच्छी आय का साधन उनको मिला। लेकिन हाँ, पिछले साल जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उस समय वो आईसीयू में भर्ती थी और कुछ आपदा और विषम परिस्थितियों की वजह से यात्रा खराब हो गई। अभी वहां पे जो सिटिंग एमएलए हैं श्रीमती आशा नौटियाल जी, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं कि वो उसी तरीके से, जिस तरीके से मेरी माँ ने एक यात्रा को सुचारू पूर्वक चला के एक एग्जाम्पल सेट किया था, वो भी एक एग्जाम्पल सेट करें और लोग आगे भारतीय जनता पार्टी की किसी भी उनको कोई शक ना रहे कि हमारी पार्टी कहीं पे कमी कर रही है। और मेरी सिटिंग एमएलए आशा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 20 करोड़ की लागत से तैयार किया गया हरिद्वार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हरिद्वार के युवा खिलाड़ियों के लिए वरदान से कम नहीं है। दादे एक ही कॉम्प्लेक्स में 6 खेलों के विश्व स्तरीय सेटअप अपने आप में एक ऐसा सेटअप है जो आसपास के जिलों यहां तक कि एनसीआर में भी देखने को नहीं मिलता है। वहीं हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के वीसी अंशुल सिंह खुद एक खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्होंने अपने खेल प्रेम और अच्छे विजन के चलते भल्ला क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उच्चीकरण कर वहां विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई, जो हरिद्वार के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। मेरा नाम लावण्य है सर। जिस तरह से तो नया कितना अंतर देखते हैं और कितना उपयोगी है सर? देखा जाए यहाँ के तो पहले यहाँ पे 4 कोर्ट्स थे, अब यहाँ पे 5 कोर्ट्स कर दिए गए हैं और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे प्लेयर्स को नॉट ओनली ऑन कोर्ट, हम ऑफ कोर्ट की भी यहाँ पे उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे कि हम जिम फैसिलिटीज देख सकते हैं और फिटनेस की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, तो ये ऑन कोर्ट ट्रेनिंग के बाद इनकी फिटनेस ट्रेनिंग की होती है। किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पे अभी स्टार्टिंग हुई है, धीरे धीरे आप देखोगे बिगिनर्स बच्चे के काफी मतलब रिस्पांस आ रहा है। यहाँ पे 35 बच्चे एनरोल कर चुके हैं। धीरे धीरे अभी हम समर कैंप स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, लगभग इसमें हमारे 20 करोड़ के आसपास इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगा। साथ ही साथ हमारा खर्चा, जो एडिशनल खर्चा हुआ वो स्टेडियम में हुआ, तो इसमें हमें लगभग 1.5 साल लग गए इसको प्रॉपर बनाने में। इसमें हमारे पास 5 बैडमिंटन कोर्ट, 2 लॉन टेनिस कोर्ट, 2 स्क्वॉश कोर्ट, 1 जिम, 1 फुटबॉल कोर्ट, 3 इंडोर प्रैक्टिस पिचेस और हमारे पास क्रिकेट स्टेडियम जो भल्ला था उसका पूरा रेनोवेशन किया गया, पिचेस बनाई गई, साथ ही साथ प्रैक्टिस पिचेस भी बनाई गई हैं, ड्रेनेज फैसिलिटी का इंश्योर किया गया है।
उनकी वाटरिंग के लिए हमने इंश्योर किया कि वो ऑटोमेटिक हो जाए और लाइट्स की फैसिलिटी कराई गई है ताकि रात को भी यहाँ मैचेस हो सके। मैं पिछले 3 साल से बैडमिंटन खेल रहा हूँ। पहले यहाँ पे वुडन कोर्ट थे, अब यहाँ पे बहुत अच्छे सिंथेटिक कोर्ट लग चुके हैं, लाइटिंग भी अच्छी हो चुकी है और यहाँ के कोच भी बहुत अच्छा करा रहे हैं। मतलब अब बहुत सारी फैसिलिटीज भी आ गई है यहाँ पे और सब कुछ सही है। जिम भी होता है, हमारा फिटनेस भी होती है और स्ट्रोक सब लेके चलते हैं सब। मेरा नाम वेदांत चंद्र है। मैं क्लास 10th में हूँ और मुझे खेलते हुए 2 साल हो गए हैं। नहीं, पहले मैं एसके बैडमिंटन अकेडमी में था। यहाँ पर मतलब यहाँ पर 5 कोर्ट हैं और लाइटिंग भी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है। और जो पहले मैं पिछली अकेडमी में था वहाँ पर सिर्फ 2 कोर्ट थे और हाइट भी इतनी अच्छी नहीं थी, जहाँ जिस वजह से वहाँ पर खेल नहीं पाते थे। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर हाइट और लाइटिंग बहुत अच्छी है। पर इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं, BWF सर्टिफाइड कोर्ट हैं यहाँ। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है तो 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। आपको बता दें, चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में निजी और कमर्शियल वाहनों की आवाजाही उत्तराखंड में देखने को मिलती है, तो जिसकी वजह से उत्तराखंड में वायु प्रदूषण का खतरा भी बना रहता है। आपको बता दें, जिसके लिए राज्य सरकार ने किसी भी कमर्शियल वाहन के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया है। जहां उत्तराखंड परिवहन विभाग के ई-पोर्टल के जरिए कमर्शियल वाहन चालक ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो यह आवेदन की प्रक्रिया 11 अप्रैल यानी आज से शुरू कर दी गई है। यात्रा के लिए जो शुरुआत है वो रजिस्ट्रेशन तो 28 से हो रहे हैं पर्यटन के पोर्टल पर। 28 अप्रैल से सभी गाड़ियों के लिए जो कि कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल हैं, चाहे वो उत्तराखंड राज्य से हों या फिर अन्य राज्यों के, तो चारधाम यात्रा पर जाने के लिए उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य होता है। और ये एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो कि परिवहन विभाग ने डेवलप किया हुआ है और 2021 से इसको हमने लाइव किया है। तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू और ऑनलाइन मीडियम से ही ग्रीन कार्ड हम इशू करेंगे इस बार भी। और ये पोर्टल आम जनता के लिए 11 अप्रैल से खोल दिया जाएगा, जिस पर अप्लाई करके ऑनलाइन ग्रीन कार्ड के लिए वो एप्लीकेशन अपना दे सकते हैं और फिर संबंधित कार्यालय जो कि वो चूज़ करेंगे वहाँ पर व्हीकल को इंस्पेक्शन कराने के बाद वो ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। हमारे स्टेट की गाड़ियों के लिए और जो अदर स्टेट की जो गाड़ियाँ 13 सीटर तक हैं उनके लिए पूर्व की भांति ही ग्रीन कार्ड होगा, जो कि 30 नवंबर तक मैक्सिमम। और उसके अलावा जहाँ तक उनके डॉक्यूमेंट की वैधता होगी वहाँ तक एक बार ही उनको इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा परिवहन कार्यालय में आके। लेकिन जो 13 सीटर से ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं जो कि यात्रा पर आएंगी अदर स्टेट की, उनको 15 दिन का ग्रीन कार्ड दिया जाएगा इस बार से। इसके साथ ही जो गाड़ियाँ अदर उसमें आ रही हैं यात्रा के अलावा कहीं पे ऐसे पर्यटक के तौर पर अगर आ रहे हैं तो उनको भी इस बार 15 दिन का जो ग्रीन कार्ड है वो लेना ग्रीन कार्ड पोर्टल। तो खबरों पे आगे बढ़ेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि हेली टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही यात्रा रूट पर मनमाने पार्किंग शुल्क न वसूले जाए। तो भाई इसके लिए अधिकारी सख्त कार्रवाई करें। तो आपको बता दें, श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण तो वही मोबाइल ऐप से पंजीकरण के साथ साथ इस वर्ष आधार नंबर से भी पंजीकरण की सुविधा दी गई है। तो वही इस साल भी हरिद्वार, ऋषिकेश और हरबर्टपुर में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई। चारधाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा हमारी शुभारंभ उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 25 को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कमिश्नर गढ़वाल पौड़ी मंडल को 25 लाख, जिलाधिकारी हरिद्वार को 1 करोड़, जिलाधिकारी टेरी को 1 करोड़, जिलाधिकारी देहरादून को 1 करोड़, जिलाधिकारी पौड़ी को 50 लाख, जिलाधिकारी चमोली को 3 करोड़, जिलाधिकारी उत्तरकाशी को 3 करोड़,
जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को 3 करोड़, कुल ये जो है 12 करोड़ 75 लाख की राशि जो है अवमुक्त की गई है। तो इससे जो है मैं समझता हूं कि काफी कार्य किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग। तो वहीं अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखने के लिए अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिल्ला ऋषिकेश पहुंचे हैं। उन्होंने यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिस परिसर का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। तो आपको बता दें, चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए टेंट, पंखे, कूलर की व्यवस्था के साथ पानी के लिए ठंडा पानी, शौचालय और विश्राम गृह की उचित व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। तो वहीं अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिल्ला ने बताया है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने से इस बार दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं चारधाम यात्रा प्रशासन ने यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिस परिसर में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर की संख्या 12 से बढ़ाकर 24 कर दी है। जी, यहाँ ऋषिकेश स्थित जो यात्रा का ट्रांजिट कैंप है, इसमें पंजीकरण व्यवस्थाओं के लिए जो प्रबंध किए जाने हैं उनका निरीक्षण किया गया है और कुछ कार्य अभी किए जाने हैं, उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और प्रयास ये कि समयबद्ध रूप से सभी कार्यों को संपादित कर लिया जाए। देखिए, यात्रियों का जो पंजीकरण है वो निरंतर पोर्टल के माध्यम से हो रहा है और ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। अलग अलग धामों के अलग अलग आंकड़े हैं और ये डायनेमिक डेटा है, तो इसको हम आपको शेयर कर देंगे, धाम वाइज आपको बता दिया जाएगा। और बड़ी संख्या में यात्री आए, सबका स्वागत है इस चारधाम यात्रा में। और जो भी यात्री ऋषिकेश में आ रहे हैं जिनको पंजीकरण अगर ऑनलाइन नहीं मिलता है तो उनके ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था यहाँ ट्रांजिट जो ये हमारा स्थान है ट्रांजिट स्टेशन से। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा संचालित करने वाली 9 परिवहन कंपनियों की संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने यात्रा पर जाने वाली बसों की लॉटरी निकाल दी है। आपको बता दें, जिसमें सबसे पहली बस यातायात कंपनी की यात्रा पर जाएगी। तो वहीं चारधाम यात्रा संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति की ओर से 1725 बसें यात्रा के लिए तैयार की गई हैं। तो वहीं इस बार भी 9 परिवहन कंपनियों को मिलकर संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति का गठन किया गया है, जिसमें यात्रा पर जाने वाली 60% बसों की लॉटरी आज निकली गई है। तो आपको बता दें, 1725 बसों की डाली गई लॉटरी से पहली पर्ची यातायात कंपनी की बस की निकली है, जो सबसे पहले यात्रा पर जाएगी। तो साथ ही उन्होंने बताया कि 40% बसें लोकल यात्रियों के लिए रिजर्व है। तो वहीं जरूरत पड़ने पर इन बसों में से कुछ बसों को यात्रा मार्ग पर भेजा जा सकता है। वहीं यात्रा के दौरान लोकल लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए हर साल व्यवस्था बनाई जाती है। 2025 को हमारे यहाँ से यात्रा व्यवस्था की लॉटरी निकाली गई और उसमें सर्वप्रथम जो है यातायात कंपनी की गाड़ी जो निकली है पहले नंबर पे निकली है और टोटल बसों की पैसेंजर यात्रा जो हमने डाली है उसमें घड़े में वो 1725 है। इसके अतिरिक्त ये तो आ गई हमारे 40-60% में 40% बसें हमारी अलग लोकल के लिए रहती हैं और भीड़ यात्रा की भीड़ बढ़ी तो हम कुछ परसेंट उसमें से लेस करके फिर यात्रा का संचालन करते हैं। फिर बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे चलेगी, अच्छी यात्रा चले। हम यात्रा को श्रद्धालुओं को भी शुभकामनाएं देते हैं। चारधाम आए अधिक संख्या में और रजिस्ट्रेशन में OTP की बाध्यता भी सरकार ने सरल कर दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग सब एकजुट हैं। हरिद्वार इसके जो भी है व्यवसायिक वाहन वाले। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।